नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 7 में अध्याय शुरू किया था वाक्य का, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के अंग कौन से होते हैं। जो हमने बताए थे कि वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। इसमें हमने उद्देश्य के विस्तार और विधेय के विस्तार के बारे में समझ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो हम पढ़ते हैं। वाक्य के भेद निम्नलिखित 2 आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद या तो होते हैं रचना के आधार पर या होते हैं अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर से पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब पहले सरल वाक्य की बात समझते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, निखिल खिलौने बनाता है। अब देखिए किसकी बात हो रही है? निखिल की। तो निखिल इस वाक्य का उद्देश्य है और निखिल के बारे में क्या बात हो रही है कि वह खिलौने बनाता है। तो खिलौने बनाता है, बाकी का जो वाक्य है वो वाक्य का विधेय कहलाएगा। ऐसे ही नैना कहानी लिख रही है, इसमें किसकी बात हो रही है? नैना की बात हो रही है और नैना वाक्य का क्या हो गई? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में यानी नैना के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कहानी लिख रही है, और कहानी लिख रही है जो वाक्य है वो हो गया वाक्य का विधेय। यानी एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय। तो ये हो गया सरल वाक्य। अब होता है संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जब किसी वाक्य को जोड़ने वाले समुच्चयवाचक शब्द से 2 वाक्य जोड़े जाते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी होते 2 वाक्य हैं लेकिन उसमें समुच्चय बोधक पर और ऐसे शब्द जोड़कर उन वाक्यों को एक वाक्य में बदल दिया जाता है। जैसे आकाश में बादल छाए हैं, ये एक वाक्य है। वर्षा नहीं हो रही है, ये दूसरा वाक्य है। जब इन वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया पर शब्द लगाकर कि आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है, तब ये एक वाक्य का रूप हो गया। ठीक है, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। ऐसे ही एक वाक्य है शालू गा रही है और दूसरा वाक्य है प्रिया नाच रही है। जब इन 2 वाक्यों को हमने और शब्द के साथ जोड़कर एक ही वाक्य में बदल दिया कि शालू गा रही है और प्रिया नाच रही है, ये एक वाक्य है। और पर शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया तो ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऐसा होता है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। यानी प्रधान जो वाक्य का मुख्य वाक्य होता है, ठीक है, और दूसरा उस पहले वाक्य पर निर्भर होता है, क्योंकि पहले वाक्य के बिना दूसरे वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं। तो ये जो है मिश्र वाक्य कहलाता है। उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया के होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे गुरु ने आज्ञा दी, प्रधान उपवाक्य गुरु ने आज्ञा दी, लेकिन क्या आज्ञा दी अभी हमें नहीं पता। तो इस आज्ञा कौन सी आज्ञा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए के या क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गुरु ने आज्ञा दी कि सदा सत्य बोलना, ये कही गई बात है किसी की, ये आश्रित उपवाक्य है। यानी वाक्य के 2 हिस्से, एक प्रधान उपवाक्य होता है वाक्य का छोटा रूप। गुरु ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? कि सदा सत्य बोलना, ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये दोनों जो हैं मिलकर एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य मिलकर जो वाक्य बनाते हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब अगली उदाहरण देखते हैं। मेहर विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ तक बात अभी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं जा सका? सूचना ये है कि वो विद्यालय नहीं जा सका, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। लेकिन क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वह बहुत बीमार है। अब ये वाला जो वाक्य है जो वो पहले वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है, ठीक है ना। तो ये बन गया आश्रित उपवाक्य और बीच में के और क्योंकि ऐसे शब्दों को जोड़कर ये वाक्य पूरे किए जाते हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाते हैं।
उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में गुरु ने आज्ञा दी तथा मेहर विद्यालय नहीं जा सका प्रधान उपवाक्य हैं, जो क्रमशः सदा सत्य बोलना और वह बहुत बीमार है आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। अतः ये मिश्र वाक्य हैं। ठीक है बेटा। अब हमने क्या सीखा? रचना के आधार पर हमने जो 3 वाक्य के भेद बताए हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, दूसरा हमने संयुक्त वाक्य और तीसरा हमने मिश्र वाक्य बनाया। अब पहले सरल वाक्य में क्या था? वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है वाक्य की परिभाषा में। सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु, तथा ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे समुच्चयवाचक शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा कि सरल तथा संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य बनाने के लिए वाक्यों में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहाँ के आदि शब्दों का प्रयोग करके उसे प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में बदल दिया जाता है। ये तो हमने पढ़ लिए कि रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य कौन से होते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन से भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक। विधानवाचक सकारात्मक वाक्य को साधारण वाक्य को बोलते हैं। निषेधवाचक जिसमें नहीं वाली बात होती है। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न चिन्ह होता है। आज्ञावाचक जिसमें कोई आज्ञा या काम करने के लिए कहा जाता है। विस्मयादिवाचक जिसमें हम सडन एक्सप्रेशन देते हैं, हैरान होने की प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद आ जाता है संदेहवाचक जिसमें हमें शक हो कि कार्य होगा या नहीं होगा। इच्छावाचक जो वाक्य हमारी इच्छा को दर्शाता है। और संकेतवाचक जिसमें किसी दूसरी बात की तरफ संकेत किया जाता है। अब धीरे धीरे इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया। विधानवाचक जैसे जिस वाक्य में किसी बात का या काम होने का बोध हो, साधारण सूचना मिलती हो कि काम हुआ है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह मेरी सहेली है। ठीक है। उसके बाद आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, यहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ बात हो रही है। साधारण वाक्य आ गए। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य जिसमें नहीं वाली किसी बात के लिए मना करने वाला जिसमें भाव हो। जिस वाक्य से किसी बात या काम के ना होने या ना होने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया, ये नहीं शब्द आ गया। नहीं, मत, वहाँ मत जाओ। ठीक है ना। तो जहाँ पे मना करने वाली स्थिति हो, नहीं का भाव हो, तो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये तो साधारण सी बात आप जानते हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो? आप कहाँ रहते हैं? इस तरह के उदाहरण। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या उपदेश का बोध हो, आज्ञा या उपदेश, तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अपना कमरा साफ करो, यहाँ किसी ने आदेश दिया कि अपना कमरा साफ करो, तुम अभी बाजार चले जाओ। ठीक है ना। काम करने के लिए कहा जाता है, किसी दूसरे को आदेश दिया जाता है या आज्ञा दी जाती है। पांचवा है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं, जैसे वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे ये क्या कर डाला, ओह ये क्या हो गया, वाह क्या दृश्य है, छी कितना गंदा लगता है ना। ऐसे जो सडन एक्सप्रेशंस होते हैं किसी भी बात को लेकर, तो वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो कि पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा, शायद हो शायद ना हो, इस तरह के जहाँ शायद शब्द का प्रयोग हो जाता है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। उसमें संदेह होता है। वह लखनऊ चला गया होगा या नहीं भी गया होगा, हो सकता है नहीं भी गया हो। ठीक है ना। शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे, शायद ना भी करें, हो सकता है कर लें, हो सकता है ना करें। तो यहाँ वाक्य कंफर्म ना हो, जहाँ पे संदेह हो काम में होने का, वह लखनऊ चला गया होगा, चला गया या नहीं पक्की बात नहीं है, तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य कहलाता है।
उसके बाद आ गया 7वां हिस्सा, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी के आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ऐसे बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, तो वहाँ उनके आशीर्वाद की बात होती है। तो ये इच्छावाचक हो गया, उनकी इच्छा है कि हमारी उम्र लंबी हो। भारत प्रगति करता रहे, ये हम कामना कर रहे हैं कि भारत आगे बढ़े, तरक्की करे, उसकी कामना हो रही है कि भारत प्रगति करता रहे। ठीक है। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कोई कार्य हुआ या नहीं हुआ वो पहले वाक्य पर नहीं दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, मतलब पहला काम अगर तुम्हारे जाने का होगा तो मैं चलूँगा। ठीक है ना। एक वाक्य दूसरे के साथ एक वाक्य में क्रिया तभी होगी तो दूसरी क्रिया उसके साथ जुड़ी हुई होगी। जैसे मन लगाकर पढ़ोगे तो, या तभी अच्छे अंक ला पाओगे, परिश्रम करोगे तो ही सफल होगे, जब बादल आएंगे तभी वर्षा होगी। तो ऐसे जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ सांकेतिक रूप में जुड़ा होता है कि पहली क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी, तो इसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्योंकि पहली क्रिया का होना दूसरे वाक्य की क्रिया का होना पहले वाक्य की क्रिया पर निर्भर करता है। अब जो हमने पढ़ा है उसकी समरी आपको बता दें। रचना की दृष्टि से हमने वाक्य के 3 भेद पढ़े थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से हमने वाक्य के 8 भेद पढ़े थे। ठीक है, उसमें हमारे 8 भेद दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य। अब हमने एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना सीखना है। अब रचना की दृष्टि से परिवर्तन करना सीखते हैं। जहाँ यह सरल वाक्य है, मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है, ये एक सूचना है, सरल वाक्य है, उसको हम संयुक्त वाक्य कैसे बना सकते हैं? इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो और शब्द तथा शब्द लग जाएगा। मेरी बहन के पास एक कार है और वह सुंदर है, इसमें और शब्द का प्रयोग हो गया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब मिश्र वाक्य बनाने के लिए के, क्योंकि, जिसके, इस तरह के शब्द होते हैं। मेरी बहन के पास जो कार है वह सुंदर है, मेरी बहन के पास जो कार है कोमा वह सुंदर है, तो हमने वह शब्द लगाकर इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। इसमें मिश्र वाक्य में एक चीज़ ध्यान रखनी है, संयुक्त वाक्य में कॉमा नहीं आता है, तथा और शब्द या कर पर शब्द लगाकर जुड़ जाता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य के बाद कोमे के बाद दूसरा वाक्य पूरा होता है। अब सरल वाक्य है, ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है। अब इसमें हमने संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है? ममता बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी। यहाँ 2 बातें हो रही हैं, पहले मिठाई खरीदने की, बाजार जाने की, तो हम लिखेंगे ममता बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी, यानी 2 क्रियाएं हमने और शब्द लगाकर अलग अलग वाक्यों में लगा दी। अब मिश्र वाक्य, ममता इसलिए बाजार जा रही है, अब इसलिए शब्द लगा दिया, इसलिए ताकि वह मिठाई खरीद सके, यहाँ कोमा आ गया और फिर दूसरी क्रिया का प्रयोग करके हमने वाक्य को पूरा कर लिया, लेकिन बीच में ताकि शब्द लगा दिया, तो ये हमारा आ गया मिश्र वाक्य। अब अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं? विनय पत्र लिखेगा। ठीक है, ये विनय पत्र लिखेगा, ये हमारा विधानवाचक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। अगर हमने इसको निषेधात्मक में बदलना है तो विनय पत्र नहीं लिखेगा, ये निषेधात्मक आ गया। अगर हमने इसका बनाना है प्रश्नवाचक तो हम लिखेंगे क्या विनय पत्र लिखेगा, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगर हम इसको आज्ञावाचक वाक्य बनाते हैं तो हम कहेंगे विनय लेख लिखो, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अगर हम विस्मयादिवाचक बनाएंगे विनय पत्र लिखेगा क्या, तो हम अरे विनय ने पत्र लिख लिया, इस तरह के वाक्य बन जाएंगे अरे शब्द लगाकर। ठीक है, अगर हम संकेतवाचक बनाएंगे तो विनय पत्र लिखेगा तो ही लिखना सीखेगा, ये हमारा आ गया संकेतवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक में बदलना हो, शायद विनय पत्र लिखेगा, शायद शब्द का प्रयोग कर लिया।
ठीक है ना। अगर हम इच्छावाचक यानी अपनी इच्छा बता रहे हैं तो विनय को पत्र लिखना चाहिए, ये हमारी इच्छा है कि विनय को पत्र लिखना चाहिए। तो इस तरह हम किसी एक वाक्य को अलग अलग वाक्यों में बदल सकते हैं, वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा? पहले हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी थी, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। फिर हमने वाक्य के अंगों के बारे में पढ़ा था कि वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। फिर हमने पढ़ा कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है, ये हमने वाक्य के अंग में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला भेद किया जाता है रचना के आधार पर, दूसरा भेद किया जाता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आगे वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो हमने पढ़े थे, विधानवाचक, निषेधवाचक यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्रश्नवाचक ये क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य, फिर ये आज्ञावाचक, फिर विस्मयादिबोधक, फिर संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। तो ये जो समरी है अध्याय की वो आप अवश्य याद करिएगा। अब हम इसका लिखित कार्य करेंगे। धन्यवाद।